हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम की लास्ट क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेसिप्रोकल लैटिस जो होते हैं उनके लिए ब्रेक इक्वेशन पढ़ी थी। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का वो है डिबाय शेरर या पाउडर मेथड। देखो, इस मेथड का यूज किया जाता है लैटिस कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्रिस्टल के। तो पहले ये लाइन लिखेंगे, बाय दिस मेथड लैटिस कांस्टेंट्स ऑफ एनी क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड कैन बी डिटरमाइंड। अब इसके लिए सबसे पहले अपन लोग डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। ये है हमारी एक्सरे ट्यूब। इस एक्सरे ट्यूब से जो बीम्स निकलती है ये तो डायरेक्ट बीम होती है और बाकी ये रही, ये होती है। इनको स्लिट्स से, जो दो पैरेलल स्लिट्स हैं S1 और S2, उनसे निकाला जाता है। इसके बाद इसे एक कैपिलरी होती है। आपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ी होगी शायद, लेसाने सॉल्यूशन बनाने के लिए केमिस्ट्री में काम में लेते हैं। इसमें जिस भी क्रिस्टल के बारे में हमें लैटिस कांस्टेंट्स निकालने हैं उस क्रिस्टल को चूरा करके एकदम पाउडर बना के इसमें भर दिया जाता है। तो इसका कुछ हिस्सा तो क्या होगा, इसमें स्कैटर्ड हो जाएगा एक्सरेज का, बाकी कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे सीधा निकल जाएगा, ये होगी अनस्कैटर्ड रेज। अनस्कैटर्ड रेज। और फिर इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। इस तरह की इसकी शेप है। यहां पे क्या होता है, इस पर थीटा एंगल बनाते हुए कोई चीज पड़ती है। थीटा एंगल बनाते हुए कोई चीज पड़ती है तो 2 थीटा एंगल से ये क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। टू थीटा एंगल से ये स्कैटर्ड हो जाती है। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है देखा जाए तो, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ब्रेग इक्वेशन पढ़ते थे, यहाँ से कोई लाइट थीटा एंगल पे आती थी और थीटा से स्कैटर्ड हो जाती थी, तो इस इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में अगर अपन एंगल देखें तो वो 2 थीटा हो जाता है। यानी थीटा से आए तो 2 थीटा पे स्कैटर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये कोन शेप पे जाके 2 थीटा एंगल बनाते हुए 2 थीटा, देखो कोन शेप बन रही है, कोन शेप में आगे की तरफ का 2 थीटा है तो पीछे की तरफ का भी तो 2 थीटा होगा। टोटल यहाँ पे 4 थीटा एंगल बन जाता है इसके वर्टेक्स पे कोन शेप में। ये होगी सिलेंड्रिकल प्लेट। और ये है मोनोक्रोमेटिक
एक्स-रेज, मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज। और ये है हमारा सैंपल, ये जो कैपिलरी है ना उसमें सैंपल ही तो भरा हुआ है। ये डायग्राम आप लोग बना लो। अब हम लोग इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती हैं, स्लिट S1 से S2 से होती हुई कैपिलरी पे पहुंचती हैं, कैपिलरी में सैंपल भरा हुआ है, उससे थीटा एंगल बनाते हुए ये जाती है और 2 थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हो जाती है। बाद में इस पर सिलेंड्रिकल प्लेट लगा दी जाती है और उस पर इसकी जो भी डिफ्रैक्टेड रेज जो हैं जो बनाती हैं डायग्राम वो हमारे पास मिल जाता है। बना लो इसको। तो अब इस डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं। हाँ, तो इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड X-rays from X-ray tube are incident on parallel slits S1 and S2, and then on a glass capillary tube, and इसके बाद then on a glass capillary tube, This tube is filled with the powdered crystal. This tube is filled with the glass capillary tube. एक मिनट, दिस ट्यूब इज फिल्ड विद द पाउडर्ड क्रिस्टल, लाइन गलत हो गई है। दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है, इज फिल्ड विद द पाउडर्ड क्रिस्टल, पाउडर्ड क्रिस्टल से ये भरी हुई है। मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स आर, इस पाउडर में छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि बड़ा सा क्रिस्टल टुकड़ों में टूटेगा तो भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स में तो बटती गई। मैनी माइक्रो क्रिस्टल्स बोल सकते हो, स्मॉल क्रिस्टल्स। मैनी माइक्रो या स्मॉल क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट in this tube, which have parallel planes, जिसमें planes तो हमेशा क्रिस्टल्स में पैरेलल ही होते हैं,
which have parallel planes. When X-rays incident on these planes on these planes at angle theta, then according to Bragg's law, के अकॉर्डिंग ये थीटा की जगह 2 थीटा से स्कैटर्ड हो जाएगी. देन अकॉर्डिंग टू Bragg's law, they are scattered at angle 2 theta in cone shape. अब इन स्कैटर्ड, पहले इतना लिख लो, फिर ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज है इनको डिटेक्ट किया जाता है सिलेंड्रिकल ट्यूब से, तो वो लिखेंगे अब अपन. पहले यहाँ तक नोट करो एक बार. These scattered X-rays, स्कैटर्ड लिख सकते हो, डिफ्रैक्टेड लिख सकते हो, डिफ्रैक्टेड लिख सकते हो या स्कैटर्ड लिख सकते हो. These diffracted या scattered X-rays are detected by these diffracted X-rays are detected by a cylindrical photographic plate. The center of this plate is present at that capillary tube. इस लाइन का क्या मतलब है भाई? इस लाइन का मतलब ये है कि जो सिलेंडर होता है ना, जैसे ये इसका सेंटर ये है, इसको ऐसे रखा जाता है कि उसका सेंटर उस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर हो. वी गेट द फॉलोइंग पैटर्न ऑन दिस ट्यूब.
हमें कैसा पैटर्न मिलता है इसका वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये रहा। जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो ये आर कैसे बनते हैं इसमें? जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर हो जाती है तो लाइंस ऐसे आ जाती है, और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आ जाती है तो देखो ये आर कैसे था, इसका कर्वेचर बदल जाता है। इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है, और यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से इधर और इधर टोटल मिला के जो डिस्टेंस है वो एल है। इस ग्राफ को बना लो, फिर इसके बारे में हम लिख देंगे कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 आती है ना, तो इसका मतलब तो ये होता है कि कर्व मिल जाता है हमें सेंटर के अक्रॉस। थीटा 90 डिग्री होता है तो फ्लैट हो जाता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो कर्वेचर बदल जाता है, शेप बदल जाती है। बनाओ इसको। तो अब लिखेंगे इसमें when theta is less than 90 degree then diffracted X rays form arcs, arc मतलब जो बने हुए थे ना शेप, फॉर्म आर्क्स अक्रॉस द सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट के अक्रॉस क्या बन जाते हैं? आर्क बन जाते हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन arcs become flat. Third, when theta is greater than 90 degree, then the curvature of arcs becomes opposite, opposite हो जाता है। इस तरह से हमें ये शेप मिल गई। अब हमें इससे फॉर्मूला निकालना है। अब हम क्या करेंगे? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड प्लेट, कौन सी प्लेट? सिलेंड्रिकल प्लेट, इज आर। इस तरह की सिलेंड्रिकल प्लेट थी, ये सेंटर था तो इसकी रेडियस हो जाएगी ना आर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट या टू नियरेस्ट आर्क्स बिटवीन, नहीं अक्रॉस सेंटर पॉइंट, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है उसके अक्रॉस जो आर्क्स हैं, सेंटर पॉइंट के अक्रॉस जो आर्क्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है वो एल अपन ने बनाई भी थी इस तरह से, इज एल। देन
हमने क्या देखा था, 2 थीटा तो इतना सा एंगल था, पूरे का शेप देख रहे थे हम 4 थीटा, यानी देखा जाए तो कोण ऐसे होगा, या यहाँ तो 2 थीटा है, पीछे की तरफ भी तो है, तो टोटल मिला के 4 थीटा हो गया। देन 4 थीटा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है L, रेडियस क्या है R, यहाँ से थीटा की वैल्यू L अपॉन 4R, लेकिन एंगल तो हमें तो किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन 4R इंटू पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई, डिग्री में बदलना है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी L अपॉन R इंटू 45 डिग्री अपॉन पाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इससे थीटा की वैल्यू आ गई L अपॉन R इंटू 45 डिग्री अपॉन पाई। इससे हमें एंगल मिल गया थीटा, डिफ्रैक्शन एंगल मिल गया। डिफ्रैक्शन एंगल मिल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्रैग इक्वेशन से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है, थीटा निकल गया तो D निकल जाएगा, यानी डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी तो ABC यानी कि लैटिस कांस्टेंट्स निकल जाएंगे। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद छोटा सा और काम बचा है वो करेंगे। नाउ फ्रॉम ब्रेग्स इक्वेशन या ब्रेग्स लॉ, एन लैम्बडा होता है 2D साइन थीटा, डी क्या होता है DHKL साइन थीटा, यहाँ से थीटा पता चल जाएगा, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू DHKL की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी एन लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ एन अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करें तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अदरवाइज तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई DHKL की वैल्यू मिल गई एन लैम्बडा अपॉन में 2 साइन थीटा। तो हमारी यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वो कवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी यूनिट्स कवर करेंगे।